હેલો, સીતારામ બધાય જાયરાને. તમારા બધાનો સવાલ આવતો હતો ને કે ખેતરમાં પાણી ક્યાંથી આવે, તો આજે રોમીભાઈ મને મળ્યા. તો રોમીભાઈ તમને કહેશે हिंदीમાં कि खेतों में पानी कहाँ से आ रहा है. तो भाई मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि खेतों में पानी कहाँ से आ रहा है. यहाँ कुआं तो है नहीं, बोरिंग भी है नहीं, तो आप हमें बताओगे कि पानी कहाँ से आ रहा है. मतलब आपका सवाल है कि इजराइल में जो एग्रीकल्चर में जो पानी सप्लाई होता है वो कहाँ से आ रहा है ऐसा? हाँ, और घरों में जो पानी है सप्लाई वो कहाँ से आ रहा है? या एग्जैक्टली. ठीक है, सबसे पहले नमस्कार सभी को. ऐसा है कि इजराइल के अंदर पानी के ज़्यादा सोर्सेस नहीं है. यहाँ पर क्या है कि तिबेरिया में एक किनेरत है, बहुत बड़ा तालाब है. वो एकमात्र पानी का इन लोगों का पीने के पानी का सोर्स है. उसमें क्या होता है, उस तालाब में एक तो पानी बारिश का पानी रोका जाता है. दूसरा क्या होता है कि जो इन लोगों का जो जॉर्डन रिवर है वो क्या है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है. तो ये वार के समय इन लोगों ने क्या हुआ था कि काफ़ी हद तक के उस नदी को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था. मतलब कि ज़्यादातर पानी इजराइल के पास आता है और थोड़ा बहुत पानी जॉर्डन के पास भी जाता है. क्योंकि ये जो जॉर्डन नदी है ये ऊपर से आती है, मतलब यूरोप की तरफ से ये अपने सीरिया और लेबनान के पास से होते हुए नीचे आती है. तो ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर माउंटेन का एरिया है. तो ठंड के दिनों में माउंटेन में जो आपने खरमोन का नाम सुना होगा. हाँ, है ना, मैं गई हूँ खरमोन पे, जहाँ पे बर्फ का वो माउंटेन लगा हुआ है. बर्फ खेलने के लिए जहाँ जाते हैं उन माउंटेन के ऊपर जो बर्फ जमती है ठंडों में, अभी जैसे विंटर में अभी जो जमेगी. एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुकावट आ गया था वो साइकिल की वजह से. कोई बात नहीं, हम लोग रोड पे भी तो खड़े हुए हैं. तो ये जो माउंटेन में ये जो भी बर्फ़ जमती है, ये जब विंटर में बर्फ़ जमती है और जो गर्मी के दिन में पिघल के जब नीचे गिरती है, तो इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ मतलब कि टनल वगैरह ऐसे बना दिए हैं कि वो बर्फ़ पिघल के सीधे पानी बन के वो उसके अंदर चले जाए. हम उधर खड़े हो जाते हैं ना, लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा. तो ये क्या है कि पानी वहाँ से पिघल कर वो भी किनेरत में ही जाता है, तिबेरिया किनेरत में. और दूसरी बात कि जब तक के ये जॉर्डन रिवर में जब तक पानी आता रहता है उसको भी वो लोग वहीं पर रोक लेते हैं. तो इन लोगों के पास पानी का एक मतलब बड़ा सोर्स जो है वो मेन किनेरत से है. किनेरत ही है, और वही किनेरत से पानी पीने की भी सप्लाई होती है और ज़्यादातर एग्रीकल्चर को वही सप्लाई होती है. इसके अलावा क्या है कि इन लोगों ने बीच बीच में देखा होगा, आप कभी ट्रैवल करते हो तो बीच बीच में पानी के छोटे छोटे तालाब जो देखे होंगे. हाँ. वो पानी क्या है कि वो रिसाइकल करते हैं वो लोग पानी. ये जो पानी जो घरों में से इधर उधर जाता है, जो ड्रेन होके जाता है ना पानी, इसको वो लोग रिसाइकल करके साफ करके उसको फिर इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो लोग उसको भी यूज़ करते हैं. ओके. फिर अंडरग्राउंड जो भी खेतों पे पाइप लगे हैं और मेन पानी ये क्या है कि इजराइल में ऐसा सिस्टम है कि मतलब पानी को टंकी में स्टोर करके वो लोग सप्लाई नहीं करते हैं. वो लोग डायरेक्ट वहाँ से किनारे से डायरेक्ट रनिंग वाटर होता है. यहाँ पर देखा होगा आपने, वो टेप लगा हुआ सामने लेफ्ट से. वो येलो कलर का. हाँ, तो ये क्या है कि रनिंग वाटर है. इसके लिए मतलब जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा टंकी होता है पानी का किसी कॉलोनी के बाहर, और वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है ना. वो सिस्टम इधर नहीं है. अभी आप इधर किसी भी घर पे देखोगे तो घर की छतों में कहीं पर भी पानी के वो है, वो काला काला टाका नहीं, वो नहीं लगी रहती. क्यों नहीं लगी रहती? क्योंकि इन लोगों के पास डायरेक्ट रनिंग वाटर है. आपने टैप ऑन किया, वो पानी सीधे आपको तिबेरिया से आ रहा है. इसीलिए इतने प्रेशर से आता है. हम लोगों का तो धीरे धीरे टपकाता है पानी. बीच बीच में फिल्टर प्लांट लगे हुए अवश्य वो लगे हुए हैं, लेकिन पानी जो है रनिंग वाटर आता है. तो यही एकमात्र और बड़ा सोर्स ये है. ओके. और वो मीठा पानी है, खारा पानी नहीं है. मीठा पानी है, पीने का पानी है, वही एकमात्र सोर्स है. तो ये खारा पानी तो इन लोगों के पास काफ़ी है ना, समंदर के किनारे पे है, समंदर में पानी है, लेकिन उस खारे पानी को तो यूज़ नहीं किया जा सकता है. तो ये मतलब मीठे पानी का सोर्स वही है, किनारती है. ओके. और दूसरा एक सवाल बड़ा वो आ रहा था, यहाँ जो लोग आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसका खाने का खर्चा कितना होगा? तो वो तो हम लोग प्रिटेंड नहीं कर सकते ना कि एग्जैक्टली कितना आ सकता है. अब ऐसा होता है कि खाने का खर्चा क्या होता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ तो मुझे ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा. तो ऐसा होता है कि खाने का क्या है कि हम लोगों को अपने ही पॉकेट से निकाल के खर्चा करना है. और क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रुप आते हैं और काफ़ी फ्रेंड्स लोग एक साथ एक रूम में 2-4 लोग साथ में रहते हैं, तो वो लोग शेयरिंग करके खाते हैं. और इजराइल में खाना पीना इतना ज़्यादा महंगा नहीं है वैसे. अप्रोक्सीमेट तो 500 शेकेल इनफ होगा एक आदमी के लिए. 500 मोर देन इनफ हो जाएगा. तो इंडिया का अपना 10,000 10-12 हज़ार का ना.
500 का, हाँ हाँ, 10-12 सही बात। हज़ार का तुम आप अंदाजा लगा के और चलिएगा। दूसरी बात मैं क्या बोलता हूँ, ये एग्रीकल्चर के इसमें उन लोगों को प्लस पॉइंट क्या है खाने के विषय में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सब्जी भाजी तो उन लोगों को फ्री होता है। हाँ, सब्जी फार्म भाजी से भी- फिर फ्रूट भी फ्री होता है ना, सही कहीं बात है। कहीं जो, पे। जो आपके फार्म में जो उग रहा है वो तो आपके लिए तो मतलब अनलिमिटेड फ्री हाँ, मुफ्त में लेके आ जाओ। उसके अलावा जो चीजें वहाँ पर नहीं मिलती है हाँ। वो आप खरीद के लाएंगे। ग्रोसरी और शॉप पास में होती है। अकोमोडेशन है तो फिर गैस का, लाइट बिल का सब। वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, गैस का, लाइट बिल का और रहने वगैरह का वो और employer और एक provide एक बड़ा सवाल आया था कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में, आप लोगों ने जैसे 5500 लिखा है, तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, यहाँ के बोलते हैं हमें कि तो 5000 नहीं मिला। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, 5572 शेकल लिखा हुआ है, सही बात है। लेकिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वो 7-8 पेज का कॉन्ट्रैक्ट कोई पढ़ता नहीं है, हाँ, और वो लिखा वो रहता है सब ऊपर इंग्लिश से में। जाता है हम सही लोगों बात के। है। उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ वो एक ग्रॉस सैलरी है, वो लमसम पेमेंट है। उतना पेमेंट जो है कि हर किसी वर्कर को मिलना चाहिए, चाहे वो केयर गिवर के सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो कोई बिनियान का काम कर रहा है, बिल्डिंग वगैरह का काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का काम कर रहा है। जो सबसे लोअर सैलरी है इजराइल में, वो इजरायली के लिए भी वही लागू पड़ता है, 5572। तो वो ग्रॉस सैलरी। उसके बाद उसमें कटौती होती है। कटौती मतलब क्या, जैसे आपका इनकम टैक्स कट जाता है, हाँ, आपका नेशनल इंश्योरेंस कट जाता है, उसको बिताखलमी कहा जाता है, ओके। और आपका इंश्योरेंस कटता है, जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। कभी मान लो वर्कर बीमार होता है तो वो कहाँ एक जाएगा? बड़ा सवाल आया था तो वो कि सारे इंश्योरेंस पैसे देंगे इसी में कि से नहीं। कटते हैं, और ये सारे डिडक्शन होने के बाद जो सैलरी बचती है, तो एग्रीकल्चर जैसे केयर गिवर सेक्टर में तो सैलरी बचती है तो 4300 शेकल हो जाते हैं, तो उन लोगों को एक साथ मिलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि आवर के हिसाब से जो जॉब होता है, 8 घंटा काम करना है, तो लेट्स से अगर उसको डिवाइड किया जाए 5572 को, तो एक दिन का शायद मेरे ख्याल से 232 या 31 ऐसा कुछ आना चाहिए अमाउंट। हाँ, ओके। एक दिन का इतना पड़ना चाहिए। लेकिन आफ्टर डिडक्शन, कटौती होने के बाद वो लगभग 180 के टच में पड़ जाता है। तो मतलब एक दिन का 180 वो कितना पड़ता है, 8 घंटे का ही है ना? वो 8 घंटे का है। उसके अलावा पार्ट टाइम करेगा तो अलग है। और पार्ट टाइम का कितना देगा? पार्ट टाइम का जैसे 32 रुपये समथिंग उसमें लिखा होगा, लेकिन फिर उसके अंदर भी डिडक्शन है। उसमें भी है। उसके ओके। अंदर भी पर आवर के हिसाब से कटौती होगी। वो कटौती होने के बाद क्या होता है, 25 से लेके 30 के बीच में एम्प्लॉयर के हिसाब से कौन एम्प्लॉयर कितना दे रहा है, हाँ, ओके। उतना मिलना चाहिए। ओके, तो सभी अलग अलग है। कोई दिलदार है तो ज्यादा देगा, हाँ। कोई कंजूस है तो हाँ, थोड़ी वही। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब नहीं, कम नहीं देगा किसी भी हालत में। हाँ। देखो जो लेवल है, जो मतलब बेसिक जो मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा मिलेगा। लोग अगर के हिसाब कोई से। एम्प्लॉयर का कोई दिलदार है तो वो बोलेगा कि ठीक है यार, क्या है ये, मतलब ये आवर के हिसाब में क्या काटूं, तो वो 25 की जगह वो 32 ही देगा, जितना होता है उतना ही देगा। ओके। लेकिन उसको उतना देने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो अगर चाहे तो वो कटौती करके उतना दे सकता है। ओके। और एक दूसरा बड़ा सवाल आ रहा था, ये कितने टाइम तक रहेगा? अभी एग्रीकल्चर वीजा चालू है या बंद हो गया? देखो ऐसा है कि ये जो एग्रीकल्चर का काम जो था अचानक आया हुआ है। यहाँ पर जब वर्करों की शॉर्टेज हो गई, इस वजह से ये एग्रीकल्चर का काम अचानक आया हुआ था। इसको इन लोगों ने नवंबर के लास्ट में शुरू किया था, और जनवरी की 31 तक के लास्ट है बोल के एक पायलट प्रोजेक्ट है। एक्चुअली ये पायलट प्रोजेक्ट के ओके। अंतर्गत उन्होंने एक टाइम दे दिया कि इतनी समय में आप अपनी जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको कर लो, आप बुला लो, अच्छा, फटाफट अच्छा, वर्कर बुला। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतने वर्कर आए नहीं है एक्चुअली। हाँ, अभी उन लोगों को वर्कर की शॉर्टेज है। तो अभी क्या है कि जैसे एजेंसियों का कहना क्या है कि वो लोग, एजेंसी का जो एसोसिएशन होता है, उन लोगों ने मतलब जो गवर्नमेंट में उन लोगों ने अपील किया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन वगैरह डालते रहते हैं वो लोग कि हम लोगों को इतना इनफ वर्कर नहीं हुआ है और भी वर्कर देना चाहिए। तो ये ऊपर तक के गया हुआ है, अभी उसका अप्रूवल आया नहीं, आएगा करके बोल रहे हैं मार्च तक के, शायद उसका एक्सटेंशन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, ओके। और क्या सवाल? और रमी भाई, मेरा दूसरा सवाल है ये अकोमोडेशन को लेके, जो बड़ा है, जो केरला के लोग भाग गए थे, और रहने का जो है, मैं वहाँ गई थी। अपने लोगों की तो कोई कंप्लेन नहीं आई है, पर मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा था इतना कोई लग्जरियस भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, रहने लायक तो है। तो उसमें क्या कोई सुधार आएगा और आगे जाके कोई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ऐसा है कि एग्रीकल्चर के इसमें जो आना चाह रहे हैं उन लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए इस विषय में कि जो एग्रीकल्चर मतलब सिटी के अंदर तो होता नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि वो आउट ऑफ सिटी, और वो फार्म हाउस और इस प्रकार का एग्रीकल्चर का जो फील्ड होता है, बड़े बड़े हाईवे से होते हुए जाना पड़ता है, सिटी से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर उन लोगों का काम रहता है। तो अब ये वहाँ से अप टाउन सिटी में तो होता नहीं, उन लोगों को रहने का तो उधर ही होता है। हाँ। तो उधर ऐसा होता है कि मतलब कि जो फार्मर है उसने उन लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है।
ओके। उसको उन वर्करों को रहने की व्यवस्था देना है, टॉयलेट बाथरूम वहाँ होना चाहिए, किचन वगैरह होना चाहिए। या ऑफ तो कोर्स। ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा होता है कि कोई कोई कीबुत्स के जो सिस्टम हैं इजराइल में, हाँ। कीबुत्स में अगर हैं तो उन लोगों का थोड़ा मतलब बिल्ट हुआ हाउस रहता है। ऐसा? तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे घर भी मिल जाते हैं उन लोगों को रहने के लिए। वो लोग हालांकि एक को एक तो नहीं दिया जाता, उन लोगों को शेयरिंग में रख देते हैं वो लोग, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था होती है। और कुछ होता है कि बिल्कुल आउटसाइड में मतलब फील्ड में, अब उस फील्ड के अंदर उन लोगों ने अब किस प्रकार का कच्चा टाइप का थोड़ा बना दिया है। हाँ, जैसे मतलब मैं वहाँ गई थी टेम्परेरी ना, टाइप में वहाँ बना के कारावान रखा टाइप हुआ का है। है, लकड़ी का। हाँ, मतलब कि कॉटेज टाइप का बनाया हुआ है, तो वो उस प्रकार का उसको प्रोवाइड करते हैं। मतलब रहने के लिए प्रोवाइड करना उन लोगों की जिम्मेवारी है, उसके हिसाब से वो प्रोवाइड तो करते ही हैं। ओके। लेकिन हम लोग क्या है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब कोई यहाँ पर हाँ, क्या किस- समस्या क्या आ रही है, कंपेयर करते हैं। वो अपने दोस्तों को फोटो शेयर करते हैं किसी का ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वो क्या उसके साथ कंपेयर करके बोलता है कि उसका लग्जरी है और मेरा लग्जरी नहीं है। Adjustment करना लेकिन रहने सीखना के लिए तो चाहिए। सभी को मिल रहा है, उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, कोई अगर इंजीनियर है और कोई अगर लेबर है, तो लेबर अपनी सैलरी को इंजीनियर से कंपेयर करेगा तो वो बोलेगा कि वो 50,000 किसी का कमाता है। बंगला देख के हमारा झुपड़ा नहीं गिराना सही चाहिए। बात है, बस ये बात है। ये कंपेयर करने के चक्कर में ये ऐसा लगता है कि मेरा बुरा या उसका अच्छा है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी के अनुसार वो फार्मर उन लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। अभी शुरू में जो वर्कर आया और भागे करके हम लोगों ने सुना है ना एग्रीकल्चर में, हाँ। जो केरला वाले, हाँ, वो भाग गया, हाँ। उसके वजह से प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी हाँ, एजेंसी नहीं, में उन कोई। लोगों के साथ क्या बैड एक्सपीरियंस क्या हो गया कि जब वो लोग आए थे तो इजराइल क्या है कि वार जोन में है अभी हाँ। भी। तो इजराइल में जब वार हो रहा है तो इसके चलते बहुत सारे इधर एग्रीकल्चर में किसान लोग नहीं थे, वो कामदार वर्कर वगैरह नहीं थे। तो 2-3 महीने से तो खाली पड़ा हुआ है इन लोगों का फार्म वगैरह। हाँ। उधर क्या व्यवस्था नहीं थी। तो अब अचानक जब वर्कर आए इंडिया से, अब जो केरला से आए, साउथ इंडिया से आए, वो लोग आए तो उन लोगों को लगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये पूरा मतलब सुनसान पड़ा हुआ मैंने है। सुना और वो ये बोला गंदा- हाइजेनिक नहीं है। हाइजीनिक नहीं है ये सब। वो उस क्यों नहीं है, क्योंकि जो पुराने वर्कर जिस स्थिति में छोड़ के गए थे, हाँ, वैसे ही पड़ा था वो, वैसे पड़ा हुआ। बर्तन वैसे ही गंदे के हाँ, गंदे तो थे, जब वो फ्रिज वापस वैसे का जब वैसे नए था। वर्कर आए तो उन लोगों ने देखा, तो उन लोगों को लगा कि यार ये क्या है करके, तो उन लोगों को इस प्रकार का शौक हुआ होगा। लेकिन इन जनरल में हम लोगों ने भी फार्म वगैरह में जाके देखा हुआ है, इस प्रकार का नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो साफ़ सफाई नहीं है तो जो वर्कर अपने हिसाब से साफ़ सफाई कर लेते हैं, और वो एक बार साफ़ किया और हमेशा साफ़ रखा तो हाँ, साफ़ रहता है ना। और एक दूसरा सवाल है, ये एरिया के सब बोलते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर में एरिया का कोई भी नहीं है, उसमें 1, 2, 3 ये सिर्फ केयर गिवर सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जब कौन किस एरिया में आया हुआ है वो उसकी जानकारी रहती है। अभी जो लोगों को, जो वहाँ के लोगों को जो डर है बॉर्डर ना, के पास लगाते हैं, वो तो 3 वही में ही है बता, ना। वहाँ पर जो हमारे लोगों को क्या डर है कि कहीं वापस से वो जिधर वार चल रहा है उस तरफ तो नहीं है। लेकिन अभी यहाँ इजराइल गवर्नमेंट उस तरफ एग्रीकल्चर कर ही नहीं रही है, उन लोगों ने स्टॉप करके रखा है। हाँ, उधर तो नए जो वर्कर भी आ नहीं रहा जा है वो सेफ जोन हाँ, में ही जो है। भी आ रहे हैं वो लोग सेफ जोन में ही आ रहे हैं, वो लोग सेंटर एरिया अब में आ रहे मिसाइल तो जेरूसलम में भी गिरता है, तो सभी जगह गिरता है, ऐसा कोई नहीं है। हैं। हाँ, वही है। और क्या एक सवाल आ रहा था, हाँ, वो 14 दिन का पेपर मिलता है इन लोगों को, तो वीजा कब लगेगा, ऐसा करके एक सवाल आया था। वो क्या है, जो 14 दिन का जो वो पेपर मिलता है, वो एक्चुअली वो वीज़ा नहीं होता, वो एंट्री परमिट होता है। उसको लेके उस 14 दिन के अंदर वर्कर को यहाँ एंटर होना रहता है। वो एंटर होने के बाद जो उनकी जो मैन पावर एजेंसी है वो टेक केयर करती है। अभी क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वर्कर आ रहे हैं, हाँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो काफ़ी बिजी है, तो इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन 1-2 महीने में सबका वीज़ा पासपोर्ट में लगेगा। मतलब उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वीज़ा देने का जिम्मेदारी वो एजेंसी का होता है, वो करते हैं। उसको वहाँ से जाना है, हमने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। और भैया अभी भी एक बड़ा सवाल आ रहा है, इंटरव्यू किधर है, बॉम्बे जाना है कि नहीं जाना है, बॉम्बे इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, और फील्ड में या एग्रीकल्चर में, एंड एयरपोर्ट पे क्या वो लोग पूछते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर में इस प्रकार का कोई इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है। उसके अंदर जनरली यहाँ से जो मतलब वो उधर से पेपर जो भेजे जाते हैं उसको एजेंसी प्रोसीड करती है, और जो एंटर परमिट जो 14 दिन का जो एंट्री परमिट जो भेजा जाता है ना एजेंसी के थ्रू, उस एंट्री परमिट को और अपने जो डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और पीसीसी और जो भी रेस्ट डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके वो सीधे फ्लाई करने का सिस्टम रहता है। टिकट हाँ, तो लेके इंटरव्यू नहीं है? नहीं, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, वो डॉक्यूमेंट मैंने बता तो दिया, सभी को पता है, और कोई नए कैंडिडेट हमारे जुड़ रहे हैं तो उसको एक बार बता दीजिए आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में तो खास कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट है और पीसीसी होता है जो
या ये passport कोरोना office का से निकला वैक्सीन हुआ। का नहीं उसकी जरूरत नहीं होती, और वैसे भी इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग और वैक्सीनेटेड वो ही ऑफिस पे बॉम्बे गए थे ना हमारा पहले ग्रुप वाला, तो उसके पास से वैक्सीन उन लोगों ने मांगा ठीक है। था। वो अपना अपना एजेंसी का अपना अपना क्राइटेरिया है, मैं उसमें हाँ, कमेंट ओके। नहीं करता हूँ। हाँ, ओके। लेकिन इन जनरल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पीसीसी और मेडिकल रिपोर्ट एंड पासपोर्ट, बस वो तो तीन चीजें। डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, और आधार कार्ड तो हमारा जो मतलब कि नेशनल हाँ, नंबर है आधार- उसको मेंशन करना रहता है उसमें। હા ઓકે, તો આધાર કાર્ડ ફરજિયાત છે જો હે એના નેશનલ નંબર તમારે મેન્શન કરવા જો હે, અને વેક્સિનેશનનું સર્ટિફિકેટ એરિયા વાઇઝ માગે તો આપણા ગુજરાતના લોકો પાસે માગે તો 2 ડોઝનું કઢવેલી જો, અને મેરિટનું સર્ટિફિકેટ અને સિંગલનું સર્ટિફિકેટ જોશે। मेरिट का या सिंगल का? हाँ, वो सर्टिफिकेट साथ में रखना रहता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं रहती। जरूरत क्योंकि नहीं है फॉर ये सेफ लोग साइड, कर लेते हैं। सेफ साइड के लिए। हाँ, मतलब अगर वो कोई मैरिड है तो वो तो उसमें मेंशन किया रहता है ना, पासपोर्ट में मेंशन हाँ। रहता है, वाइफ का नाम होता है, स्पाउस का नाम होता है। अगर वो कोई अनमैरिड है तो उसका नाम नहीं होता है, तो वो in general और हाँ, एक और वो सवाल आ रहा है, जो लोग यहाँ से फिनिश करके चले गए, जो लोग केयर गिवर सेक्टर में थे वो फिनिश में चले गए, तो रिपीटर उसको वापस आना है इधर, तो क्या वो वापस आ सकते हैं? उसको ये चांस मिलेगा? अगर कोई 4 साल 3 महीने के अंदर फिनिश में गया हुआ है और लीगल स्टेटस लेके गया हुआ है, और उसका इजराइल एंटर जब हुआ था हाँ। वहाँ से लेके आज तक के यदि 4 साल 3 महीना पूरा नहीं हुआ है तो वो अप्लाई करके आ सकते हैं। हाँ, अगर वरना उसको- जो 10 साल होके 15 साल होके गए हैं वो नहीं आ नहीं, सकते, उन लोगों के लिए नहीं। क्योंकि वो बहुत से सवाल आ रहे थे कि इसमें हम लोग आ सकते हैं। नहीं, वो नहीं है। ओके, तो रिपीटर नहीं आ सकते। एक वो हाँ, सवाल है। दूसरी बात उसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट में जो आए थे ना वॉलेंटियर में, हाँ, हाँ वो लोग आ सकते हैं अगर वो लीगल वापस गए थे तो। स्टूडेंट लोग आ सकते हैं हाँ, वापस। बिल्कुल आ सकते हैं वो लोग। हाँ, ओके, तो इससे हमारा सवाल हो गया। और जो वॉलेंटियर वीजा में आए थे ना 11-11 महीने के लिए, हाँ, हाँ वो लोग अगर रिटर्न गए, वो लोग आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं। ओके, ये मार्च तक अभी बोल रहे हैं कि चलेगा, अभी तो मतलब कि डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन वो एजेंसी के द्वारा जो बातें अप्रूवल मिलेगा तो मार्च तक रहेगा, वरना अप्रूवल आने की दिसंबर संभावना वरना ज़्यादा है। जनवरी 31 को बंद हो last। जाएगा। सही बात है। ओके, थैंक यू रोमी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना टाइम निकाल के मेरे सवालों का जवाब दिया। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ लेना, और थैंक यू रोमी भाई। thank you। क्वेश्चन करना, कमेंट करना, अगर कोई आपका सवाल होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम रोमी भाई को जरूर पूछूंगी। चलिए, तो थैंक यू रोमी भाई। ओके, थैंक यू।